अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी आपको अपने प्रोग्राम कड़वा सच में खुश आमदीद कहता है। जिस तरह नाज़रीन हमेशा मैं अपने प्रोग्राम से पहले शेर पढ़ता हूँ, तो आज भी मैं ये शेर पढ़ूंगा कि वो जो अपनी ख्वाहिशों पर मर रहे हैं, वो अपनी ज़ात के अंदर रहे हैं, सलीबों पर उन्हीं के सर रहे हैं, सदाकत के जो पैगंबर रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी की उन शुतर बेमहार अफसरों की जिन्होंने इस वक्त पूरे पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में एक अपनी ज़ात के अंदर हुकूमत बना रखी है। ये जो जमहूरियत में ताकत का सरचश्मा जिसको कहा जाता है कि अवाम है, लेकिन अवाम ताकत का सरचश्मा नहीं है, और ताकत का सरचश्मा तो जो ब्यूरोक्रेसी के ये अफसरान हैं, ये वो बेलगाम घोड़े हैं जिनको नकेल डालने के लिए आज तक कोई हुक्मरान पैदा ही नहीं हुआ। और हर 2-4 साल बाद एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस जमहूरियत को बरतरफ कर देती है और जमहूरियत कुछ नहीं कर पाती। अवाम जो है, अवाम तो फौजी हुकूमत में फौजी एस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत में सिविल सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ अफसरों के दरवाज़ों, राहदारियों और इंतज़ार गाहों में मुलाकात के लिए अलग सुबह पहुंच जाते हैं और सरे शाम मुलाकात में नाकामी के बाद घर की राह लेते हैं। कि ताकत के सरचश्मे की बेबसी का ये मंजर हर रोज ही सिविल सेक्रेटेरिएट, कमिश्नर ऑफिस और कचहरियों में दिखाई देता है। नाज़रीन, इसी हवाले से हमने बात की है सिविल सेक्रेटेरिएट में आने वाले उन बुजुर्गों की, उन माओं की, उन बहनों की, उन बेटियों की कि किस तरीके से वो इन ब्यूरोक्रेसी के सरकश घोड़ों के पास अपनी फरियाद लेके आती हैं, लेकिन उनकी कोई दाद रसी नहीं होती। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह हमारी बहनें और बेटियां चीख चीख के इस वजीर आला से इल्तिजा कर रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसने किस तरह जलीलो ख्वार करके रख दिया है। तो नाजरीन देखते हैं। एक्सटेंशन थी 16 से 17 कन्वर्जन जी, तो वो कन्वर्जन डेंटल कैडर ने कर दी और G2 ने कहा कि हम नहीं करते और एक्स्ट्रा, तो इसलिए फिर उनसे मतलब बातचीत करने गए थे। पहले ये ऑर्डर निकाला कि आप 16 से 17 में कन्वर्ट हो गए हैं, कुछ लोग 17 की पे लेना शुरू हो गए, कुछ 16 की, और जब बाद में एक्सटेंशन हुई तो फिर सबसे कह दिया, मतलब एक और ऑर्डर कुछ लोगों को इशू कर दिया कि आपकी एक्सटेंशन हमने मतलब अपग्रेडेशन रोक दी है हमने। तो इस तरह मतलब कुछ हमारी ही पोस्ट पर कुछ लोग पंजाब में नहीं, हमारी ही पोस्ट के कुछ लोग 16 की पे ले रहे हैं, कुछ 17 की पे ले रहे हैं, और मसला अजीब से अजीब ग्रेड 16 आई मीन 70 इख्तियार जिस भी लेवल पर जाएंगे, जो भी साहिब इख्तियार होगा वो रिश्वत और सिफारिश के बगैर काम नहीं करेगा, चाहे वो आप ग्रास रूट लेवल पर ले जाएं। ये सब कुछ तो हर जगह होगा, और जितना ज्यादा इस चीज को फैलाएंगे उतने ज्यादा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर लेवल पर आपको देना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसको अगर आप स्कैटर्ड कर दें, स्प्रेड कर दें, तो फिर ये कोई मसला हल होने वाला है। नहीं, आप क्या समझती हैं कि रिश्वत और करप्शन का खात्मा मुमकिन नहीं है? मेरे ख्याल में अगर रियलिटीज को देखा जाए फिर तो नहीं है, और अगर रियलिटी को देखा जाए तो मुमकिन नहीं है। कोई लगता नहीं है ऐसे करने वाला, किसी में ये स्पिरिट नहीं है कि हमने ये काम करना है, कि हमने रिश्वत खत्म करनी है। अब हमें मालूम है, हमने अगर कोई काम कराना है, फर्ज करें अगर मेरा 90,000 का वो है मतलब बकाया जा जिसको बोलते हैं, तो क्लर्क कहते हैं 20,000 हमें दे दे, 70 आपका, तो आप 90,000 आपके बकाया जाए तो 20,000 क्लर्क को देंगी। हाँ, तो 70 मिलेगा। और वो कहते हैं कि हम आपको जो चेक देंगे वो 90 का देंगे, आपको 20 हमें बाय हैंड देने पड़ेंगे, कैश में आप देंगे 20 और 90 का चेक हमें देंगे, ताकि हम भी ना फंसे कि हमने चेक कम लिया। तो ये हर लेवल पर है, हर लेवल पर है। और आज जो मतलब बेसिक पे और अलाउंसेस के अलग अलग जो उन्होंने चार्जेस बना दिए, उससे मसला और गंभीर हो गया। अगर 30 साल भी और करने अगर जिंदगी रहे तो मुझे 30 साल लोगों को अपनी तनख्वाह में से आधा तो खुलाना पड़ेगा। यानी आपके कहने से मुराद है कि अगर 30 साल जॉब करेंगी तो 15 साल इनका लोगों के पास चली जाएगी, इन लोगों के पास ना होगी, इस मेन में ना होगी, तो इनकी जो मेन स्ट्रीम के बाकी जो लोग हैं उनको चली जाएगी किसी न किसी जो है। हाँ, किसी हर लेवल पर, इवन ईडीओ, क्लर्क, हर लेवल पर। अब मैं यहाँ पे बोलूंगी, मैं अपनी जगह पे जाऊँ, वहाँ की ईडीओ, वहाँ के क्लर्क मतलब मुझे मजीद ज्यादा टीज करें, तो रियलिटी सबको पता है, ये किसी पूछने वाली बात तो है नहीं। माशाल्लाह आप भी जानने वाले ही हैं। नहीं, मैं साहिवाल से हूँ। आप साहिवाल से? बिल्कुल। तो आपको भी उन्हीं मसाइल का सामना जो इनको है? जी बिल्कुल। और मेरा कहना ये है कि यहाँ पे जो है ना फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन गैप है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं, जहाँ पे हम कहते हैं पर इसमें हम लोग उस तरह से
हमें इन्फॉर्मेशन फराहम नहीं होती है। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं तो एक जो फाइल का स्टेटस मालूम करना है तो वो हम मालूम नहीं कर सकते कि फाइल किसके पास है और क्या उसके ऊपर कमेंट्स हैं या किस लेवल पे है, तो इस चीज को भी जानना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। अच्छा, आप ये महसूस करती हैं कि आप इतनी दूर साहिवाल से आई हैं, आपने पैसे खर्च किए, रात को किसी अजीज के पास ठहरेंगी, नहीं तो वापस चली जाएंगी, तो इतने पैसे भी खर्च होंगे, उसके बावजूद भी ये पता नहीं चल सके कि फाइल कहाँ है, फिर दोबारा आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल, आज ऐसे ही हुआ है और फाइल का कुछ पता नहीं है कि फाइल कहाँ पे है, क्योंकि लाइट नहीं है और यहाँ पे लाइट भी नहीं है और इनके पास मैनुअल कोई वर्क नहीं है। फाइल नंबर भी दिखाया है लेकिन कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले। हर चीज का प्रॉपर वे होता है, ठीक है। सिस्टम भी काफी सिस्टम बिल्कुल अबॉलिश हुए हैं पाकिस्तान में, क्योंकि अगर देखा जाए हम लोग के ये सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटराइज सिस्टम है, आप हर डेटा को कंप्यूटराइज कर दें तो आपका जो काम है सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ठीक है। हर एक बंदे को खुबारी नहीं होगी जो यहाँ पे हर बंदा फेस करता है। और यहाँ पे हायर अथॉरिटीज का जो ऑर्डर है किसी को पता ही नहीं होता। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ और इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और बाद में हम यहाँ की पूछते हैं तो यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है, पता नहीं कहाँ से खुद ही से लेटर जनरेट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये फेक है और ये फलाने हैं और ये फलाने हैं। क्योंकि पोस्ट अपडेटेशन का जो पहले लेटर आया है उसको कुछ लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, मतलब एमएस ने किया है, ईडीओज ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। हमारे अक्सर जो कोलीग हैं वो सब लोग फेलोज 16 से 17 में अपग्रेड हो गए हैं, उसकी पे रिसीव कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे कुछ अनलकी पीपल भी हैं जो अभी तक इस चीज से महरूम है और गवर्नमेंट ने लास्ट 1 ईयर से इसका नोटिफिकेशन किया हुआ है। तो ये जो डॉक्टरों की इन्होंने लिस्ट निकाली थी मेडिकल ऑफिसर की, जो BP 17 की, उसमें इनके पास सारा रिकॉर्ड है सेक्रेटरीट के पास इधर, यानी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में, लेकिन इन्होंने बहुत सारे नाम मिस कर दिए जिसकी वजह से डॉक्टरों को, मैं बहावलपुर से यानी सुबह से मैं चला हुआ, बैग मेरे हाथ में है, और ये इन लोगों के पास तमाम रिकॉर्ड होने के बावजूद इन्होंने इतने डॉक्टरों के नाम मिस किए हुए हैं। हम 2002 से काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, अपने नाम परमानेंट हो गए, लेकिन इन लोगों ने यानी हमारे नाम शामिल नहीं किए। अब दोबारा ये लिस्ट मांग रहे हैं कि आप फाइल अपने लेके आए हैं, हम फाइल देके आए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नंबर वगैरह डायरी वगैरह कोई मतलब प्रॉपर तरीके से फाइल को जमा नहीं किया, वो बस उनको दे आए हैं और जमा करवाया। नाजरीन, आपने देखा कि हमारे एक भाई जो हैं वो डॉक्टर थे और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी के आला हकाम हैं, जो बेमहार घोड़े हैं, जो सरकश घोड़े हैं, जिनको नकेल डालने के लिए आज तक कोई सियासी हुकूमत नहीं आ सकी, इन लोगों की फाइलें गायब कर दी जाती हैं। ये फाइलें मिलती ही नहीं। हाँ, अगर फाइल के साथ पहिए लगे हों यानी कायदे आजम की चमक वाले नोट लगे हों तो उसके बाद फाइल भी मिल जाती है और उसके बाद उसका मसला भी हल हो जाता है। इसी तरह आपने देखा कि मेरी एक बेटी जो साहिवाल से आई थी, मेरी एक बहन जो पूरे वाला से आई थी, वो किन मुश्किलात का शिकार है कि वो उसने क्लियर कट ये बात कही है कि अगर वो 20 साल जॉब करेगी तो 15 साल की तनख्वाह जो है ब्यूरोक्रेसी के इन रिंदों के पेट में चली जाएगी। ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं जिनकी बड़ी बड़ी तोंदे हैं, क्या कभी इन्होंने सोचा कि ये जो मामलात हैं ये इनके भी बेटे और बेटी के साथ हो सकते हैं? ये क्यों नहीं इनको अपनी औलाद समझते, क्यों नहीं इनके साथ इंसाफ करते? इसलिए कि इनकी आंखें तो दौलत की चमक से खैरा हो चुकी हैं, इनको नजर ही कुछ नहीं आता। इनको तो दिन रात एक ही बात सुझाई देती है कि इन्होंने महल बनाने हैं और उसके बाद बैरून मुल्क अपनी जायदादें बनानी है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जिनकी दोहरी शरीयत है, और जब कौमी असम्बली में ये बात हो रही है कि जो मेंबरान दोहरी शरीयत वाले हैं उनकी रुकनियत जो है वो खारिज कर दी जाएगी, लेकिन जब ये चीज इंप्लीमेंट होने लगी आपके ब्यूरोक्रेट्स पर तो ब्यूरोक्रेट्स ने मानने से इनकार कर दिया। इसलिए कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनकी लाखों की नहीं, करोड़ों की नहीं, अरबों रुपए की जायदाद जो है वो बैरून ममालिक में है। इसी तरह से नाज़रीन, आप ये देखें कि आप अवाम कौमी असम्बली के 342 अरकान से तो अच्छी तरह वाकिफ हैं और उनके एहतसाब के लिए भी हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों के पीछे छुपी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसे उर्फ आम में अफसरशाही भी कहा जाता है, काफी हद तक नावाकिफ है। ये नाज़रीन, हम आपको वो डाटा दिखा रहे हैं, वो लेटर्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकारी अफसरान जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता 10-12 साल में अपनी तादाद में इजाफा किया। वो जब चाहते हैं अपनी तादाद बढ़ा लेते हैं और जब चाहते हैं पीसीएस अफसरान और सेक्रेटेरिएट के अफसरान जो उनकी तादाद को कम कर देते हैं। इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट में
جو ان کا ایک باقاعدہ طور پر معاہدہ تھا پی سی ایس والوں کے ساتھ, سیکریٹریٹ سروس والوں کے ساتھ, ان کو ان عہدوں پر تعینات ہی نہیں ہونے دیا گیا. چیف سیکرٹری کی پوسٹنگ ہو یا ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی ہو یا تمام پرکشش سیکرٹری کے عہدے, تمام پہ ڈی ایم جی افسران بیٹھے ہوئے. یہی نہیں بلکہ ڈی ایم جی افسران جو ہیں انہوں نے محکمہ ہیلتھ اور محکمہ تعلیم میں بھی اپنا اس طرح سے سکہ جما رکھا ہے کہ ان کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا. ایک افسر کے بارے میں آپ کو بتانا, اور پھر یہ دیکھیں کہ ڈی ایم جی افسران جو ہیں وہ گریڈ 18 کے ہیں لیکن وہ بیٹھتے ہیں 20 گریڈ کی سیٹ پر, اس لیے کہ اس وقت چیف سیکرٹری بھی ڈی ایم جی ہیں, ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی ڈی ایم جی ہیں, سیکرٹری سروسز بھی ڈی ایم جی ہیں, اور تمام بڑے بڑے اہم ترین عہدوں, ندیم حسن آصف جو ہیں وہ ڈی ایم جی ہیں, وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری ڈی ایم جی ہیں, فواد حسن فواد سیکرٹری کوآرڈینیشن وہ ڈی ایم. یہ کس افسر کی بات کروں, یہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں. اور اسی طریقے سے دیکھیں آپ کہ نور اللہ مینگل صاحب جو ہیں وہ ایک جونیئر موسٹ افسر ہے, ان کو کس طریقے سے یہاں پر لایا گیا. ناظرین ہمارے ساتھ ایک سینئر سرکاری افسر رانا مقبول ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میرے پروگرام میں شرکت کی. میں آج پروگرام جو کر رہا ہوں وہ اس حوالے سے کہ بیوروکریسی میں کس طریقے سے ڈی ایم جی افسران جو ہیں انہوں نے سول سیکریٹریٹ کے اور پی سی ایس افسران کے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں اور کس طریقے سے ان کو سنب کیا جاتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بابا یہ تو ڈکیت ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا پورے پاکستان پر. جی یہ مرزا عامر سیل صاحب ہیں, قدر یاد گوندل صاحب ہیں, یہ آپس میں ڈپارٹمنٹ بدلتے ہیں لیکن یہی رہتے ہیں پنجاب میں. جی جی پرانے لوگ ہیں جیسے مایوں فسوری صاحب ہے, سبدین فضل علیم صاحب ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہو گئے ہیں 5-5 سال لگے ہوئے. جی جی تو ان کو کون روکے گا؟ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں نا, ان لوگوں نے آپ پر اپنی حاکمیت جمانے کے لیے بہت سارے آپ کے پی سی ایس افسران جو ہیں ان کو اندر کروا دیا, ان پر مقدمات درج کروا دیے, اور سول سیکریٹریٹ کے اندر عورتوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا. یہ بات درست ہے بابا, وہاں تو ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا لیکن اور جو پرچہ کرا دیا نا طاقتور آئی جی صاحب بھی آگے سے اس وقت ورزی پہن کے میں آپ کی تابعداری کرتا ہوں. جی جی یہ تو حاکم ہے بابا اس ملک کے, انہوں نے تو لوٹ لیا اس ملک کو. رانا صاحب آپ ہی کہ آپ کے تمام جو افسران تھے پی سی ایس, کسی کو ڈیرہ غازی خان پھینک دیا, کچھ لوگ جو ہے 6 مہینے جو ہے ان کو معطل کیے رکھا, تنخواہیں روک دی گئیں, ایسی زیادتی کیوں؟ اس لیے بابا یہ ایک راجپوتی تھا جو کھڑا ہوا رائے منظور, اگر یہ سب لوگ مل کے آج بھی کھڑے ہو جائیں تو یہ تو ویسے بھاگ جائیں گے یہاں سے. لیکن رائے منظور کے ساتھ کیا ہوا آپ یہ بھی تو دیکھیں نا. اتنا ظلم ہوا ہے, انہوں نے اب تک اس کو پوسٹنگ دی, ری اسٹیٹ نہیں کیا, انہوں نے اس قدر اس کو ہومیلیٹ کیا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. نہیں, وہ ایک گریڈ 20 کے افسر ہیں اور اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, کیوں, وجہ کیا ہے؟ بابا گریڈ 20 کے کئی لوگ یہاں لگے پھرتے ہیں کہ اپنے گریڈ 17 کے بندے کو پوسٹ دے دیتے ہیں, گریڈ 20 کو نہیں دیتے. اچھا, گریڈ 17 کو دے دیتے ہیں جو ڈی ایم جی ہوتا ہے, لیکن گریڈ 20 کے افسر کو نہیں دیتے. لیکن رائے منظور صاحب کے خلاف تو مقدمہ بھی انہوں نے درج کروایا تھا. بابا انہوں نے کئی لوگوں کے خلاف مقدمے درج کرائے ہیں, ان کی منوپلی جو ہوئی. نہیں تو پھر کیا آپ کا ایک باقاعدہ ایک معاہدہ تھا, آپ ایک قانون اور قاعدے کے تحت آپ کو سیٹیں ملنی تھی, اس کے باوجود تمام سیکرٹری جو ہے ڈی ایم جی ہیں. جی بالکل تمام جو ہے نا ڈی ایم جی, بس نہیں مانتے بابا. جو اگریمنٹ انہوں نے کیا ہے نا, یہ اپنے اگریمنٹ میں قائم نہیں رہتے. اچھا رانا صاحب ایک بات اور ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ آپ کے خلاف انکوائریاں فوری شروع کر دیتے, لیکن ڈی ایم جی کے خلاف اگر کروڑوں روپے کی کرپشن کی بھی انکوائری ہو تو وہ آپس میں ہی غائب ہو جاتی ہے. وہ ان کی نابالغ اولاد ہوتی ہے, اس کو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. جی جی, یہ اس کو اپنے ڈی ایم جی کو سمجھتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے اور باقی ہم لوگ ان کے دشمن ہیں. لیکن رانا صاحب آپ کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی, آپ کو بھی تنخواہ روک لی گئی آپ کی. جی بس ایسے یہ ظالم لوگ ایسے کرتے ہیں. بہرحال ہر چیز کا ایک ظلم کی ایک حد ہوتی ہے, ظلم ختم ہو جائے گا, الٹیمیٹلی کتنی دیر یہ چچے ہوں گے, یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. رانا صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک سینئر سرکاری افسر ہیں رانا مقبول صاحب, اور نہ صرف یہ بلکہ پی سی ایس ایسوسی ایشن کے صدر رائے منظور صاحب ہیں, اس کے بعد صغیر شاہ صاحب ہیں. بلکہ میں نے صغیر شاہ صاحب سے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی.
सगीर शाह साहब आजकल डिप्टी सेक्रेटरी हैं माहौलियात में। मैंने उन्हें कहा कि मैं चाहता हूं कि आप पे भी मुकदमा दर्ज हुआ, आपको भी जेल की हवा खानी पड़ी, आपको भी हथकड़ियां लगा के भेज दिया गया, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा भाई हम PCS अफसरान जो हम तो कमज़ोर लोग हैं, और मैंने तो अल्लाह अल्लाह करके बड़ी मुश्किल से मोतलियां काट के जलीलो ख्वार होने के बाद अब DMG अफसरान से सुलह की है, तो अगर आप मुझे TV पे ले आएंगे, मेरी बात सुनवाएंगे अवाम को, तो फिर ऐसा होगा कि दोबारा फिर मुझे ना सिर्फ सूबा बदर कर दिया जाएगा, बल्कि मेरा ख्याल है कि मेरे खिलाफ और कोई नजायज मुकदमे दर्ज करा दिए जाएंगे, क्योंकि DMG अफसरान जो हैं वो पूरे मुल्क के इस तरह हाकम है कि मादर पिदर आजाद है, स्याह सफेद के मालिक हैं, जो चाहें जिस तरह मर्जी चाहें करें, असल तो हाकम यही है। और ये जो हमारे सियासतदान हैं, ये बेचारे तो उनके पीछे जो है वो इस तरह जाते हैं जिस तरह के एक टेम काऊ जो है ना, एक गाय उनके पीछे जा रही है। इसी तरीके से आप देखें कि अफसरशाही में, इनको अफसरशाही क्यों कहा जाता है? इस अफसरशाही में जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ DMG अफसरान हैं, और बास हमारे मासूम अवाम वो इस बात से ना वाकफ हैं। वही नहीं बल्कि पार्लिमान के लोग भी ना वाकफ हैं कि अक्सर औकात पार्लिमानी नुमाइंदों को भी इसी अफसरशाही के कमरों के बाहर खड़ा पाया जाता है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरे भैया, कौन साहब और कहां से बात करेंगे? मैं मलटोर से बात कर रहा हूँ जी, मोहम्मद इलियास। जी इलियास साहब। सर जी, ये जो सड़क बन रही है ना, ये गाड़ी चलानी इन्होंने लाहौर में। जी जी। इन्होंने सारा जो कुछ भी किया ना, सिलसिला अपने लिए किया, आवाम के लिए नहीं किया। इन्होंने जितना भी सरिया है ना, अपना जो गलिया सड़िया सारा वो लुआता है, इन्होंने अपना बिजनेस किया है, आवाम का कोई अच्छा नहीं सोचा। इन्होंने बुरा हाल हो गया, बेड़ा गर्क करता है इन्होंने फर के लोगों का कारोबार, लोगों ने ठप हुए पे ने। इन्होंने अपने ऐशो प्रेस्टीज लगे, आवाम का किसी ने कुछ नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आप की जो शिकायत है बजा है, आप जिस मुसीबत से, जिस अजियत से गुजर रहे हैं, जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इन्हीं अफसरशाही की, इन अफसरों की, कि इनके मुलाजम जो हैं उनको अगर कार्ड देकर अंदर भेज दिया जाए तो अफसरशाही के लोग जो अंदर यहाँ गप्पे लगा रहे होते हैं, यहाँ चाय पी रहे होते हैं टांग पे टांग रख के, यहाँ टेलीफोन पे बैरून मुल्क बात कर रहे होते हैं, ये लोग तो अंडों का भाव भी टेलीफोन पे पूछते हैं। इनकी बेगमात जो घरों में बैठी GOR के घरों में है, वो अगर किसी जगह सब्जी पकती है तो वो भी सरकारी टेलीफोन यूज करते हैं। एक और हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी मेरे भैया, कौन साहब और कहां से बात करेंगे? मैं शहजाद अकरम बात कर रहा हूँ सर, इस्लामाबाद से। जी जी। मैं तो ये शहबाज शरीफ साहब ने जो ये सड़क बना रहे हैं इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जी जी फरमाएं। ये अगर ये हमारे इन्होंने शहबाज शरीफ ने, ये जो नवाज शरीफ दादा है ना, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की जो कौमी दौलत है ना, जी जी, उसको यानी के फजूल में यानी के या जाया किया है। जाया सेंस में किया है कि उनका जो मुतबादल है ना, जैसे मोटरवे है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, वो मोटरवे को अफोर्ड नहीं कर सकता, जो दूसरे हाईवेज है उनको अफोर्ड कर सकता है। ठीक है। अगर मोटरवे की 400 किलोमीटर लंबाई है ना, तो आप उसके 1200 किलोमीटर लंबाई के रोड बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, हमारे साथ PCS एसोसिएशन के सदर राय मंजूर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। राय मंजूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत का। राय साहब, आपसे बात ये करना चाहता हूं कि आपके साथ बहुत ज्यादती हुई, आपने PCS अफसरान के हकूक के लिए एक जंग लड़ी और आप मुसलसल 3-4 साल से जो है ये जंग लड़ रहे हैं, लेकिन आपके साथ DMG अफसरान ने ज्यादती की, मुकदमे दर्ज करवा दिए गए, आपके बहुत सारे साथियों को गिरफ्तार करके हवालात में भिजवा दिया गया और आपने बड़े कर्ब में वो दिन गुजारे। आप काइंडली अवाम को ये बताना पसंद करेंगे कि ये किस तरीके से DMG अफसरान जो है वो PCS के साथ ज्यादती कर रहे हैं और आपका क्राइटेरिया क्या है अफसरों की पोस्टिंग का? बहुत शुक्रिया जी। गुजारिश इस तरह से है कि मैं जरा आसान जुबान में बात करूंगा ताकि सबको समझ आ जाए। जी जी।
तो दो तरह की सर्विस है, एक सूबे की सर्विस है जैसे कि हमारी सर्विस है जिसको पीसीएस कहते हैं, सूबे की अपनी सर्विस है, हम लोग लाहौर पब्लिक सर्विस कमीशन से इम्तिहान देते हैं मुकाबले का, और ग्रेड 17 में हम लोग भर्ती होते हैं। इसी तरह से जो लोग इस्लामाबाद से इम्तिहान देते हैं, ये नहीं सिर्फ ऐसी ही बात है कि आपने फैसलाबाद बोर्ड से मैट्रिक किया और मैंने किसी और बोर्ड से कर लिया, वो भी मुकाबले के इम्तिहान के बाद सीएसएस के जरिए डीएमजी में आके ग्रेड 17 में ही आते हैं, यानी हम दोनों मुकाबले के इम्तिहान के तहत आते हैं और ग्रेड 17 में आते हैं जी। अब चाहिए तो ये है ना कि हमारे साथ बराबरी हो, यानी जिस सीट पे वो लगी उस पे मैं लगूं, हमारा ग्रेड जो एक है। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन पॉलिसी क्योंकि शुरू से इन्होंने अपने हाथ में रखी थी, उसमें ये फिर सूरत हाल बनी कि इन्होंने इस तरह की पॉलिसियां बनाई, मतलब आप ये बात सुन के हैरान होंगे कि हमारे पीसीएस अफसरान की प्रमोशन ये होती थी कि ग्रेड 17 में वो भर्ती हुआ जी, काफी लंबे अरसे के बाद ग्रेड 18 में प्रमोट हुआ और फिर दोबारा 18 में प्रमोट हुआ। ये आपने गिनती उल्टी नहीं सुनी होगी इससे पहले। राय साहब 17.5 मेरे ख्याल कहते थे उसको 17.5 कहते थे, वो मजाक के तौर पे कि 17.5 बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन असल तो वो 18 और फिर 18। तो हमने कहा भाई आप देर सवेर से चलें, बहुत मुद्दत बाद भी करें तो उसको 18 तो ना करें, 19 करें जी। अच्छा, इस तरह का और भी बहुत सारे मसाइल थे। वो पहले तो हमने पूरा इनके साथ लिखत पढ़त में किताबें सामने रख के, आईने पाकिस्तान सामने रख के हमने कहा जी कि ये हमारे राइट्स हैं और ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन असल बदकिस्मती ये है, जो मैं तो इसको थोड़ा सा एक और एंगल से देखता हूँ। अगर देखिए ना, मैं आपको एक छोटा सा अगर इजाजत देंगे तो ऐसे आधे मिनट में एक वाकया कि मैं लंदन में था एक दफा, तो वहां पे हमने काफी कोशिश की, एक जैसे हमें शौक होता है ना सबको कि किसी को मुसलमान कर लें, तो एक दैरिया था, तो उसको हमने कहा तुम इस्लाम कबूल करो। खैर पहले तो वो मानता नहीं था, फाइनली उसने एक दिन कहा कि अगर मैंने कभी कोई मजहब कबूल किया तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। अच्छा सर, हम बड़े खुश हो गए, 4-5 दोस्त थे। हमने कहा जी आपको किस चीज ने अट्रैक्ट किया, क्या चीज इस्लाम में? उसने कहा जी आपका अदलो इंसाफ। उसने कहा जी मैंने पूरी दुनिया की तारीख पढ़ी है, सबसे ज्यादा बेस्ट जो आपका जस्टिस सिस्टम है वो इस्लाम का रहा है। अच्छा, अब देखिए ना जी, जो इस वक्त हमारे हालात हैं, मैं दुकानदारों से भी कहता हूँ, डीएमजी से भी कहता हूँ, अपने अफसरों से भी कहता हूँ, अगर एक बंदा श्रीलंका में आए और इंडिया में आए और पाकिस्तान में आए तो उसको फर्क तो कोई नहीं नजर आएगा, बल्कि हमारी हालत जरा ज्यादा पतली है जी। अच्छा, एक लास्ट गुजारिश ये है जी कि जो मैंने 20 साल की सर्विस पे निचोड़ निकाला है गुड गवर्नेंस का, जो हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, आप जिस पार्टी को मर्जी लेके आए, यही ब्यूरोक्रेसी है जिसने काम चलाना है जी। गुड गवर्नेंस का सिर्फ एक तरीकाकार है जी, एक ही फार्मूला है पूरी दुनिया में, और वो फार्मूला ये है कि पहले जो सरकारी मुलाजिम है आप उनके साथ इंसाफ करें और फिर उनसे कहें कि वो आवाम के साथ इंसाफ करें, और यही मोटरवे पुलिस पे हुआ और हालात बेहतर हो गए। तो ये सूरत हाल है जी। अच्छा राय साहब, ये बताइएगा, मैं और हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि इस वक्त जो है वो तकसीम क्या है, उस तकसीम के मुताबिक जो है आपके कितने सेक्रेटरी लगने चाहिए, लेकिन इस वक्त पंजाब में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और तमाम अहम पोस्टों पर डीएमजी अफसरान हैं, जबकि आप लोगों को बिल्कुल साइड पे फेंक दिया गया है। अच्छा, तकसीम की सूरत हाल ये है जी कि असूलन जो है वो तो कोई तकसीम है ही नहीं, मतलब मुख्तलिफ फार्मूले ये मुख्तलिफ औकात में खुद ही बनाते रहे, और फिर जो फार्मूला बनाया, मतलब पहले दफा ये था कि इनकी 58 सीटें, 28 लोग आने थे 1954 में जी। और उसके बाद जो है वो 28 को एक्सटेंड करके इन्होंने 115 कर लिया, और 115 के बाद फिर नो लिमिट कर दिया। मतलब अगर कानून है इनकी बात करते हैं ना, तो मैं आपकी दिलचस्पी के लिए की बड़ी अहम बात बताता हूँ कि ये जो आईसीएस थी ना, इंडियन सिविल सर्विस, जिससे आगे सीएसपी बनती है जी राय साहब, इंडियन सिविल सर्विस जो है ना जी, आईसीएस, इसको कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि उस सर्विस को खत्म कर दिया जी। यानी उन्होंने कहा कि हमें इस सर्विस की जरूरत ही नहीं है। देखा ना, ये दो अलग अलग सर्विसेज हैं, मतलब एक फेडरल सर्विस है, वो अपने वफाकी महकमे जैसे रेलवे है, कस्टम है, वो अपना काम करते हैं। अच्छा, एक सूबे की सर्विस है, वो अपना काम करते हैं। इसको आसान जुबान में ये कह लेना कि देखे ना, आप रायल टीवी पे बैठे हैं, आप रायल टीवी के करता धरता है, कोई दूसरे टीवी पे है, कोई तीसरे पे है। अब एक बंदा कहता है नहीं जी मैं सारे टीवी चैनल के एंकर बनना चाहता हूँ, तो ये वो ग्रुप है। कैद आजम ने तो खत्म कर दिया, और मैं ये बात अक्सर करता हूँ कि देखे ना, कैद आजम बैरिस्टर थे, उनसे गलती तो हो नहीं सकती, तो ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में केस अभी चल रहा है जी, और इंशाल्लाह ताला उसमें ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला आएगा। राय साहब, आपसे आखिरी बात जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त आपके मुज़ाकरात 3-4 दफा चीफ सेक्रेटरी से, चीफ मिनिस्टर से हो चुके हैं, उस मुज़ाकरात में आपका मुतालबा क्या था और क्या वो मुतालबा पूरा हो गया?
अच्छा, मुतालबा जी हमने बड़ा सिंपल उनके सामने रखा, क्योंकि ये जो बड़ी बात थी हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई थी कि इनकी पोस्टिंग यहाँ पे नहीं हो सकती वगैरह, उनके सामने हमने बड़े सादा मुतालबात रखे। मिसाल के तौर पे हमने ये कहा जी कि देखिए हम जब एक ही ग्रेड में आते हैं तो मेरी प्रमोशन जो है वो 18 साल के बाद और इनकी 4 साल के बाद। आईने पाकिस्तान कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, आप वो कर नहीं सकते। अच्छा, इस तरह घरों के मामले में और प्रमोशन के मामले में और पोस्टिंग के मामले में ये जो बिल्कुल वाज़ेह चीजें नजर आ रही थी। अच्छा, वो 12 मुतालबे हमारे थे, काबीना कमेटी जो राना सनाउल्लाह साहब और सेनेटर परवेज रशीद साहब और जुल्फकार खोसा साहब थे, इनकी मौजूदगी में उन्होंने हमारे 12 के 12 मुतालबात तस्लीम किए। अच्छा, ये बड़ा अहम नुकता है, तस्लीम तब भी किए होंगे ना जब हमारी बात में वजन था और हम ठीक बात कर रहे थे, वरना वो कहते कि आपकी बात गलत है। इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं? इम्प्लीमेंट उनमें से एक हो गया और 11 इम्प्लीमेंट नहीं हुए आज तक। राय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आपने देखा कि पीसीएस एसोसिएशन के पंजाब के सदर राय मंजूर हमारे साथ थे और उनका ये कहना था कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। डीएमजी अफसरान जो हैं वो इस वक्त सूबे पे काबज हैं और कानून कायदे ज़ाब्ते के तहत वफाकी हुकूमत के वो अफसरान जो हैं जो कि पंजाब पे हुकूमत कर रहे हैं, उनको वापस वफाक में जाना चाहिए। और जो लोग यहाँ पर मुकाबले के इम्तिहान देने के बाद मेहनत करते हैं वो 18 साल 20 साल तक प्रमोशन नहीं हासिल कर सकते, लेकिन वो लोग जो हैं जो कि वफाकी हुकूमत के अफसरान हैं उनको 4 साल बाद प्रमोशन मिल जाती है। तो कौन इस चीज़ का जिम्मेदार है? क्या हुकूमत ने कभी सोचा कि ये लोग जाएं तो किधर जाएं? क्या डीएमजी अफसरान जो हैं वो अक्ले कुल हैं? क्या डीएमजी अफसरान इस मुल्क के हाकिम हैं कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है? इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है कि हमारी जमहूरियत कमज़ोर है, हमारे सियासतदान कमज़ोर हैं जिनको कुछ नहीं आता जाता और वो इनके गुलाम बने हुए। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।